ओके, सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. खाना खा लिया? Last 1 hour 15 minutes we'll take with full energy. Sit straight, spine cord straight and eye contact with your teacher, right? So live streaming students, hope आप लोगों ने भी खाना खा लिया है. जल्दी से join कर लीजिए so that we can get started. कल hardly I didn't teach you anything. I just was giving you an idea कि जो subject है उसकी गहराई कितनी है, कि collection कितना है, lakh crores per month, और IDD का कितना होता है 1 लाख करोड़ पर मंथ. अब काफी बढ़ गया है. फिर उसके बाद आपको क्या पता चला कि टैक्स पेयर्स काफी कम है. पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है तो 7 से 8% लोग ही इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं. कल ये भी पता चला कि अगर मेरी कोई कमाई हो रही है तो मुझे गवर्नमेंट मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है? 2 चीजें. क्या एक्सपेक्ट करती है? 2 चीजें. क्या? एक तो टैक्स का पेमेंट करो, दूसरा आपकी इंफॉर्मेशन दो. क्या? फिर से बोलना. एक तो टैक्स का पेमेंट करो और दूसरा information though. That information is given in a form, and what is that form called? ITR. ITR is income tax return. ITR is income tax return. roughly ये तुमको पता चला, करेक्ट है? यस. अब टैक्स लेवी कौन करता है और ये सब अभी आगे. कल एक ही क्वेश्चन लिखवा के दिया. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंसेस अभी नोटबुक में लिखेंगे, कुछ समझाऊंगी, कुछ लिख के लेंगे. चलेगा? बिफोर दैट आई जस्ट शो यू द बुक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. तो वो एक आपको पीपीटी दिखा देती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट विथ टीचिंग. सो एवरीबडी व्हेन यू सिट इन द क्लास, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, you have to sit straight, spine cord straight. There's a science. If you sit straight, everything goes straight into your head. And sit in the class with lot of positivity कि जो भी क्लास में हो रहा है आज मुझे अच्छे से समझ में आने वाला है. So when you sit with that approach, your attitude immediately again changes. नहीं तो जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ, आप क्लास में बैठे हो लेकिन बैठे बैठे आप झूमने लगते हो. झूमने मतलब सोने, या घूम के आ जाते हो. गोवा, कश्मीर, कहीं आप घूम के आते हो और झूम के आते हो. तो ये दोनों नहीं चाहिए. आई वॉन्ट यू टू बी हियर इन द क्लास फिजिकली एज वेल एज मेंटली सिटिंग इन द क्लास. इज दैट ओके? yes, all right. So same applies to the live streaming students. Live streaming students, आपके लिए 2 टिप्स. बेड पे सो के नहीं देखना है, सोफा पे बैठ के नहीं देखना है. एक जगह फिक्स करनी है. 1 टेबल, 1 स्टडी प्लेस फिक्स्ड होना चाहिए कि उधर ही बैठ के मैं लेक्चर देखता हूँ, ना कि सो के या सोफा पे आराम से लेट के लेक्चर नहीं देखना है. सो हियर तो बेटा टैक्स ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है. 1 आपको लेवल 1 पे अभी इंट्रोड्यूस होता है. फाइनल में इसके 2 पेपर्स अलग बनते हैं. डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का अलग और इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का अलग. जो जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट आप इंटरमीडिएट में सीखते हो वो आपको फिर से फाइनल में इतने डेप्थ में सिखाई नहीं जाती है, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन taught and done, correct? So it's very important कि इसका बेस सही हो. आपको इस सब्जेक्ट से डर लगेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज यही आपका कोर सब्जेक्ट है, यहीं से कमाना है, यही अपना प्रोफेशन है. एंड दिस यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग दिस. एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना उसको एंजॉय करोगे आपको और वो सब्जेक्ट पसंद आने लगता है. ठीक है? लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स विल बी गिवन. जानना रेट के बारे में बहुत बहुत अलग अलग वीडियोज है, बट सारा एक ही फर्स्ट डे पे मैं कुछ भी ये सब दिखा नहीं सकती. अब जो बुक्स मिलेंगे आपको, ये 4 बुक्स मिलेंगी इनकम टैक्स की. ऑफकोर्स बुक्स, ये जो बुक्स है ये कवर पेजेस वगैरह ओल्ड रहेंगे, बिकॉज नाउ न्यू सिलेबस वी आर चेंजिंग द बुक्स. सो ये जो बुक है इट्स रामबाण. सो रामबाण इज लाइक द रामबाण उपाय. यू डू दिस. मॉड्यूल नहीं देखना, कुछ नहीं करना. एवरीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल इज कवर्ड ओवर. एवरीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल इज कवर्ड इन दिस बुक. ठीक है? आपको क्लास के बाद जनरल अगर ये बुक्स देखनी है तो आप देख सकते हो. मोर और लेस इसी लाइंस पे न्यू सिलेबस की बुक्स है. अब ये जो रामबाण है ये कलर्ड हैंड रिटन है. अगर आप फोकस करते हो, ये जो फर्स्ट ये है कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर, तो मैंने चैप्टर को ब्रेकअप किया है इनटू स्मॉलर स्मॉलर कॉन्सेप्ट. तो अगर आपको एक हाथ कॉन्सेप्ट नहीं जमा तो पूरे चैप्टर को बदनाम नहीं करने का कि अरे पूरा चैप्टर ही आता नहीं है. मेरे सब्जेक्ट को बदनाम करने का ही नहीं पहले. ठीक है? कि तुमको ऑलरेडी सीनियर्स ने बोल दिया होगा बहुत वास्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बोला होगा ना. बदनाम करते मेरे सब्जेक्ट को अननेसेसरली. तो बिल्कुल बदनाम नहीं करने का. एक हाथ कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो मैंने कॉन्सेप्ट 12 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया. C1, C2, C3. तो विच एंड उसके आगे इनफैक्ट नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग 3 मोर कॉलम्स, R1, R2, R3. मतलब रिविजन 1, रिविजन 2, रिविजन 3. तो एक हाथ कॉन्सेप्ट नहीं समझा, कम बैक, आई एम देयर.
डोंट से द चैप्टर इज डिफिकल्ट. अच्छा, क्या एग्जाम में क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आते हैं? चैप्टर का नाम लिख के आएगा, क्वेश्चन आएगा, चैप्टर का नाम. ओ बॉस, वी आर डूइंग प्रोफेशनल एग्जाम. डोंट कम एंड टेल मी मैम पेपर वाज डिफिकल्ट. टेल मी समथिंग न्यू. सीए कोर्स है, सीए कोर्स है, पेपर हैज टू बी डिफिकल्ट. लाइव स्ट्रीमिंग सीए कोर्स है तो पेपर क्या हैज टू बी डिफिकल्ट. अपन बीकॉम कर रहे हैं क्या? बोलो तुम, अपन क्या कर रहे हैं? सीए कोर्स. तो द पेपर हैज टू बी डिफिकल्ट. तो हम क्या करें? हमारी प्रिपरेशन उस लेवल पर लेके जाएंगे कि वी आर एबल टू मैच द डिफिकल्टी लेवल. एंड द बेस्ट थिंग आई टेल यू, May 24 इज अ न्यू सिलेबस. पेपर पैटर्न किसी को पता है? वो आईसीआई का काम है उनको करने, अपना काम है पढ़ना. तुम पढ़ाई करके लो, फिर क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे या ट्विस्ट करके पूछेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई एम प्रिपेयर्ड टू आंसर इट इन एनी फॉर्म. यू आस्क मी इन एमसीक्यू फॉर्म, यू आस्क मी टू सॉल्व इट, आई डू इट. इनकम टैक्स में थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है एंड 30% एमसीक्यू आएगा. जीएसटी में 2 थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं बस, कि क्वेश्चन दिया और आपको आंसर थ्योरी में लिखना है. जीएसटी लिटिल बिट थ्योरेटिकल, इनकम टैक्स इज ऑल, सबका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का आपको, वो सीखने वाले हम लोग. सो दैट्स इनकम टैक्स में प्रॉब्लम्स आने वाले. क्लियर हो गया? तो उसके लिए ये जो थ्योरी बुक है हमारा, ये जो मैं क्लास में देने वाली हूँ, ये पूरा क्लास में इसमें नोट्स, थ्योरी नोट्स है. सो इट्स रामबाण. पेज 1 से लेके पेज एंड तक आपको सारे शब्द सब कुछ प्रॉब्लम्स आ गया तो आके पूछना मैम आप क्या करूं, आप कौन सी बुक रेफर करूं, तब तक नहीं पूछना है. यू हैव टू बी थरो विद दिस फर्स्ट, एंड इफ यू आर डन विद दिस यू आर सॉर्टेड फॉर योर एग्जाम. सो दैट्स योर रामबाण विच इज योर थ्योरी बुक. नाउ आफ्टर रामबाण, ये जस्ट रामबाण का ये दिया है. रामबाण में हर चैप्टर के एंड में बजट कोट्स है. डू यू नो व्हाट इज द बजट? इनकम टैक्स एक्ट हर साल चेंज होता है. इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है? हर साल चेंज होता है. एवरी ईयर इनकम टैक्स एक्ट चेंजेस. ठीक है, बजट आता है और वो चेंज होता है. तो कोई चेंज क्यों हुआ, यू हैव टू नो द व्हाई डिड सम चेंज टेक प्लेस. कि कोई चेंज क्यों हुआ, व्हाई जानना बहुत जरूरी है कि नहीं? क्या मैकेनिकली रट्टा मार के लर्न करने का है? नहीं, फिर वो याद नहीं रहता है. ठीक है, हर जो चेंज होता है ना बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है पता है? गवर्नमेंट का रिएक्शन होता है लोगों की एक्शन का. लोग टैक्स की चोरी करते हैं, फिर गवर्नमेंट को पता चलता है बार बार इसी टाइप का चोरी हो रहा है, ये उन लोगों का लूप होल है, उन्होंने निकाला है, फिर गवर्नमेंट एक्ट में अमेंडमेंट लेके आती है. सो एवरी चैप्टर व्हेन आई टेल यू द अमेंडमेंट, उस चैप्टर के अमेंडमेंट लाते वक्त जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है अभी एट प्रेजेंट, निर्मला सीतारामन, द फर्स्ट फुल टाइम लेडी फाइनेंस मिनिस्टर. Why do I say first full time? Before her, Prime Minister Indira Gandhi, she was the Prime Minister and she was also holding the portfolio of finance. So, Nirmala Sitharaman ji ke pehle, Piyush Goyal was a finance minister. He was the first chartered accountant who was a finance minister and presented the budget. उनके पहले जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, all of them were advocates. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको एक्ट पूरा आता है. They don't know the act. They know what changes have to be done. उनके अंडर एक टीम होती है, कमिटी होती है. आप एस्पिरेशन रख सकते हो कि I want to be one of this committee members who's advisory to the finance ministry. I want to work under the finance ministry where I can give advice, and as a chartered accountant you can definitely do so. Right? So every chapter के end आपको क्या मिलेगा? एक्ट अभी भी है, आपको अभी भी देखना है तो ये चैप्टर के एंड पे आप देखना, हर चैप्टर के एंड में क्या होता है? बजट कोट्स. तो एग्जैक्टली जो फाइनेंस मिनिस्टर के शब्द है वही मैं आपको बताती हूँ वहां पे, कि व्हाई शी वांट्स टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, कि आपने ऐसा ऐसा किया इसलिए मैं ये चेंज ला रही हूँ, या मुझे मिडिल क्लास को कुछ रिलीफ देना है इसलिए उनको टैक्स कम लगा रही हूँ. इलेक्शन वाला ईयर होता है तो इस टाइप का अनाउंसमेंट होता है. तो डिपेंड्स फ्रॉम बजट टू बजट. कुछ चेंजेस पार्लियामेंट में सिर्फ तालियां बजाने के लिए होता है, उसका रियल मीनिंग कुछ और ही होता है, उससे फायदा होता नहीं है, बट उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि सब खुश, जोरदार तालियां बजती है, बाद में आपका पचका हो जाता है. And I will show it to you in this chapter only. I will show you a provision where you will be like super happy, ma'am, wow, no tax up to 5 lakhs she has announced, and everybody is clapping in the parliament. खूब तालियां बजी. क्लाइंट आके बोलता है मैम 5 लाख तक टैक्स नहीं. ऐसे अरे ऐसा नहीं है, it's totally different. There's a asterisk mark, some conditions apply, there's something hidden in that. Now what is that I will tell you.
So we are going to learn it in a fun way and understand how you present it before the taxpayers and really what it is. ठीक है? People who understand Income Tax Act, we know when she is announcing, no, this is not the reality, but it's presented in such a way that फिर क्या होता है, बजट के साथ बाजू बाजू में क्या दिखता है, स्टॉक मार्केट, अप एंड डाउन अप एंड डाउन. बजट में अच्छा अनाउंसमेंट आ गया, तुरंत स्टॉक मार्केट अप, कुछ थोड़ा सा टैक्स वैक्स इंक्रीज हो गया तो स्टॉक मार्केट ड्रॉप्स, फॉल्स डाउन दैट डे. So lot of sentiments also they have to take care, government, while making the announcement. So that budget quotes I'll be discussing in detail when I do every chapter. I'll discuss. So that's Ramban. Here I already told you concepts are divided, chapters are divided into what beta? Concepts. तो अभी भी आप देखना मेरे रामबाण का हर चैप्टर 1 में क्या होगा, फर्स्ट पेज इज कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2. तो आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो कोई बात नहीं है, वी कैन रिवाइज दैट अगेन. आफ्टर रामबाण दिस इज अ कंपाइलर. कंपाइलर में पास्ट एग्जाम पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज सब कुछ कवर्ड है विद सॉल्यूशंस. विद सॉल्यूशन आपको दिया जाता है. कुछ हम क्लास के लिए हो जाता है क्योंकि क्लास में हम अलग है, क्वेश्चन बैंक, ये प्रश्न मंजूषा, तो ये हम क्लास में करवाती हूँ. फिर प्रैक्टिस के लिए भी तो कुछ चाहिए ना आपको घर पे, तो फिर उसके लिए फिर सोल्यूशन कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे है सोल्यूशंस दिए हुए हैं. ऑल सोल्यूशंस आर गिवन टू यू. सो दैट्स योर कंपाइलर. कंपाइलर के बाद इज योर प्रश्न मंजूषा. प्रश्न मंजूषा इज क्वेश्चन बैंक. द मीनिंग ऑफ प्रश्न मंजूषा इज क्वेश्चन लेके आना पड़ता है. विदाउट मंजू वी कांट डू एनी क्वेश्चन सॉल्विंग इन द क्लास. ये सारे जो क्वेश्चन है हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं. सम आई विल डू विथ यू, सम आई गिव यू फॉर होमवर्क. ठीक है. उसके बाद इसमें इसका की पॉइंट क्या है, यहाँ पे केवाईसी क्वेश्चन है, आज भी है, आप देख सकते हो. हर चैप्टर के बिगिनिंग में होंगे केवाईसी. केवाईसी इज नो योर कॉन्सेप्ट. पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी और हर कॉन्सेप्ट पे छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो वहीं पे जगह दिया है तो यू कैन फिल इट अप. तो वहीं पे स्पेस दिया, यू विल फिल इट अप. ये केवाईसी क्वेश्चन है. क्यों? अरे क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनता है. आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या इंपॉर्टेंट है? ऑल कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. फिर कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को और दो कॉन्सेप्ट को जोड़ के एक प्रॉब्लम बन गया तो हम सॉल्व कर पाएंगे क्या? यस, कर पाएंगे. ठीक है. सो वी हैव दिस केवाईसी. मोस्ट बिग चैप्टर्स आर गोइंग टू हैव केवाईसी क्वेश्चंस. बाद में मैं इसका ब्लैंक पीडीएफ देती हूँ आपको, आप प्रिंट आउट निकाल के 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हो. हर बैच में स्टूडेंट्स लेते हैं और फिर से घर पे प्रैक्टिस के लिए ये सॉल्व करते हैं. सो दैट्स योर केवाईसी. के वॉइस लो है बघा, हेमंत म्हणतात. बेटा यूट्यूब पे जब लेक्चर होता है ना, द वॉइस इज हाई एट आवर एंड, यू हैव टू इंक्रीज इट यू नो एट योर डिवाइसेस और एट योर एंड. ठीक है. केवाईसी के बाद है सारांश. सारांश का मतलब किसी को पता है? समरी. समरी. तो ये समरी बुक है. पूरा जो इनकम टैक्स है इतना सा आपका चार्ट बुक है, ये कलरफुल चार्ट बुक है. तो ये आपका पूरे चार्ट्स है, तो 1 डे बिफोर द एग्जाम आपको रिवीजन करना है तो समराइज फॉर्म में आपको सारे प्रोविजंस दिए गए. सो इट विल हेल्प यू टू रिवाइज बेसिकली. ठीक है. नाउ ये सारांश का दिया हुआ है. अब ऐसी ही सेम 4 बुक्स आर देयर फॉर जीएसटी. सेम जीएसटी में इंस्टेड ऑफ सारांश उसका नाम क्या दिया है हम लोगों ने? ब्रेन मैपिंग. व्हाट इज द नेम गिवन? ब्रेन मैपिंग. Very fantastic book, one of the best books. Last batch only I've launched this book. यहाँ पे with new syllabus I'm making a few changes, but इस टाइप का कलरफुल नोट्स प्लस स्पेसेस आर गिवन. ब्लैंक स्पेसेस दिए. क्यों? आपको झूमना नहीं है और घूमना नहीं है, इसलिए ब्लैंक स्पेसेस दिए. तो जब मैं पढ़ाऊंगी आप मेरे साथ लिखते जाओगे. आप जब लिखोगे तो आप मेरे साथ क्लास में आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है. हाँ कि नहीं? यस. नहीं तो सुनते सुनते पता नहीं आज मैम ने क्या बोला, पता नहीं एंड में क्या हो गया, कुछ तो ऐसा पढ़ा है, ऐसा नहीं चाहिए. ठीक है ना? सो दिस इज योर ब्रेन मैपिंग. सी हाउ ये जो बॉक्सेस है अभी फिल्ड अप है, एक बॉक्स फुल होगा, 2 बॉक्सेस ब्लैंक होंगे स्टूडेंट्स कॉपी में. दिस इज अ स्टूडेंट्स कॉपी. देयर इज अ टीचर्स कॉपी जो पूरी भरी हुई रहती है, वो आपको नहीं मिलती है. आपको दे दूंगी तो फिर क्या होगा, फिर आप लिखेंगे नहीं. स्टूडेंट्स कॉपी है तो आपको कुछ पेजेस भरे हुए हैं, कुछ जैसे यहाँ ब्लैंक स्पेस है ये भरा हुआ है with lot of images and colorful things, so it becomes fun to learn and understand GST. So that's your brain mapping book. अब उसके बाद of course you know this is all your brain mapping book. See how we have this Nirmala Sitharaman और इंडिया की definition में है. This helps you for 1 day before the exam. Yeah. Then what are the other things that you have to see? Of course you know we take lectures on
मैराथन लेक्चर्स होते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं, तो हम क्लास के बाद भी आपके साथ ही जुड़े रहेंगे. So it will help you after the class also. We'll be there for what revisions are there, one day before है, marathons है, amendments आते हैं, तो वो भी हम आपको guide करेंगे. After that, what are the features? You'll have regularly, will be, all of us will be taking written test. So Sunday to Sunday आपकी टेस्ट होंगी, थोड़ा syllabus cover होने के बाद टेस्ट स्टार्ट होंगी. So 2 or 3 chapters together, and then what will we do? We will start with the test. काय माइक चेंज करायचं का? ओके. नाउ कैडबरी क्वेश्चंस. आज भी मेरे मंजूषा में मार्क किए हुए कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे कैडबरी लिखा हुआ रहता है, मतलब इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. तो जो जितने स्टूडेंट्स क्लास में सही सॉल्व करके लाते हैं, दे आर गिवन अ कैडबरी. इस बार मंजूषा के 3-4 कैडबरी क्वेश्चंस वर देयर इन ICAS मॉक टेस्ट पेपर एज इट इज, ओनली नेम्स चेंज्ड, एवरीथिंग एल्स वाज द सेम. क्यों? उसमें से एक पेपर मैंने नवंबर 2003 के एग्जाम का लिया था. बिकॉज आई एम अ टीचर फॉर लास्ट 21 ईयर्स. मैंने कितने क्वेश्चन पेपर्स देखे अब तक? यस, 42. और 3 जो मैंने एज अ स्टूडेंट लाइफ मैंने भी पढ़ाई की होगी, तो वो, तो आई नो ये नवंबर 2003 का पेपर है, पेपर क्वेश्चन था. आज तक मैंने उसको डिलीट नहीं किया, बिकॉज आई वाज लाइक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये होना ही चाहिए एक चैप्टर में. और वही क्वेश्चन एज इट इज नवंबर 2003 का, हाउ मेनी इयर्स के बाद वो क्वेश्चन आया? अभी almost 18 19 20 years के बाद it's come in the mock test paper May 2003 के, and all the students who had solved it were super happy कि मैम हमने ये कैडबरी क्वेश्चन कर भी लिया और MTP में ICAI ने पूछ भी लिया. So this experience helps me understand what type of questions ICAI is asking, what ICAI's thinking is behind setting a paper. So you have to just trust. See क्या होता है टैक्स के लिए? अभी आप छोटे बच्चे हो, जब छोटा बच्चा कुछ खाना चालू करता है, डू वी फीड हिम बिरयानी एंड पाव भाजी इमीडिएटली? इट्स नॉट गुड फॉर यू. मेरे पास नॉलेज बहुत है, बट यू हैव टू हैव पेशेंस टू गो स्टेप बाय स्टेप. It's a new subject. Give yourself some time. Don't say I'm understanding, I'm not. Don't do that. You are going to understand. Everybody is going to understand. So you don't have to worry about it. Just give some time. I know what things I have to teach you first. जैसे योर पेरेंट्स मे नॉट अलाउ यू ड्राइविंग विदाउट द लाइसेंस, और हर चीज के लिए कुछ डिसाइडेड होता है कि नहीं, ये एज पे ये करना है, ये एज पे ये. तो अकॉर्डिंगली इवन आई नो व्हाट हैज टू बी टॉट टू यू फर्स्ट एंड व्हाट हैज टू बी टॉट टू यू एट द एंड. सी व्हेन वी सी अ मूवी, आप मूवी देखने जाते हो, आपको क्या बिगनिंग में पूरी मूवी का एंड तक पूरा समझ में आता है क्या? आता है क्या? व्हेन यू गो टू वॉच अ मूवी, डू यू अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली एट द बिगनिंग? एक सेकंड, देयर इज अ साउंड प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट चेंज. Check. Yes, now just check. Yeah. So when you go to watch a movie, आप वो 3 घंटे पेशेंस रखते हो कि नहीं? कुछ तो ट्विस्ट आता है, कुछ तो टर्न आता है. सो सेम दिस इज अ मूवी फॉर व्हाट 3.5. आपका अगर ग्रुप 2 ग्रुप 1 साथ में चलेगा तो इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी लाइक फॉर 5.5 months का जो क्लास रहेगा, उसके दौरान आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी. बाय द एंड ऑफ इट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड क्लियरली. Every chapter wise also you will get clarity, but chapter अगर नया start हुआ है तो give some time for it. ठीक है? And doubt solving even after the class, I'll be giving you a WhatsApp number. आप class के बाद भी मुझे उस WhatsApp number पे, it's a number which a staff is dedicated specially for that. What the staff does, this is even for PDGD. It is even for PDGD students. So what they do is the staff is there, जो भी queries आती है, the staff notes it down. Every day I solve the queries through a voice note. तो मैं voice note भेजती हूँ और query solve करती हूँ, क्योंकि अभी आपको इतनी queries आई तो भी मैं सामने हूँ. But what happens in study leave? You will, आपको queries आएगी, then you will feel अरे अभी ये क्या? So don't worry about it. I'll be personally directly doing the query solving also. After that, you will also get गाइडेंस. मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि अगर आपको रैंक लेके आना है तो आपने क्या मार्किंग करना है, क्या नहीं करना है. ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू. रैंक का प्लान करोगे तो कहीं हम एटलीस्ट पासिंग हो जाएगा फिर. सो यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एम हाई, देन यू नो यू गोइंग टू रीच समवेयर एटलीस्ट. सो दैट इज हाउ एवरीबडी शुड हैव अ प्लान. Then lot of real life examples and case studies and all, of course I'm going to do that. So these are a few things that I gave you an idea about क्या क्या मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, क्या books है. So all these books are here also, they're available. If you want after the class you can see them. So now I'll actually start with the taxation part. चलेगा? ready है क्या तुम लोग? all charged up, all okay? Yes.
अच्छा अभी माइक तो चेंज कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना बेटा? लाइव स्ट्रीमिंग वाले देखो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया अभी। तो हियर इज आवर बैच इनकम टैक्स में 24। ठीक है, ये क्यों मैंने बोला था केजरीवाल, एक केजरीवाल टैक्स लगा सकता क्या रे बेटा? अच्छा केजरीवाल, दिल्ली इज सच अ बैड स्टेट राइट नाउ, too much of flooding happening in Delhi and UP, so very bad state. Live streaming में से कोई बच्चे हैं दिल्ली से? I hope you all are safe. And even one good thing that happened yesterday, Chandrayaan 3 was a success while we were in the class. 2:15 to 30 was its launch time, so that was really nice. क्या नहीं देर से था क्या उसका लॉन्च टाइम, ऐसे कल दोपहर का ही था ना? हाँ, तो वो भी एक सक्सेस हुआ है, so that's a good thing. And here कल मैंने ये बताया, तो अगर जैसे दिल्ली में फ्लड्स आ गया, रिलीफ देना है सबको, सब व्यस्त खराब हो गया, अभी उनको कुछ जिन जो अफेक्टेड नहीं है उनसे कुछ टैक्स लेवी किया जा सकता है क्या? केजरीवाल जी अलग से बोल सकते हैं क्या मैं टैक्स लगाता हूँ केजरीवाल टैक्स या ऐसा? नहीं। कौन सा टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। फर्स्ट, व्हाट इज हु कैन लेवी टैक्स? गवर्नमेंट। कल ये लिख के दिया था, यस हु कैन लेवी टैक्स बेटा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्स, और कौन सी गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेवी करेगी ये कौन डिसाइड करता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। माने केजरीवाल या मोदी जी के भी ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों के ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? सो इन दोनों के ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। अब उसके बाद देखना कि हम जो लिखने वाले हैं कुछ चीजें, लेट्स नोट इट डाउन। अब मैंने आपको स्टार्ट किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, करेक्ट? हाँ ना रे, क्या स्टार्ट किया था अपन ने लिखना, बोलो? यस यस, आई विल ऑल्सो एड अ पेज हियर, एक नोटबुक में मैं भी लिखना चालू करती हूँ। अलग नोटबुक होनी चाहिए बेटा, प्लीज मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक, नो रफ एंड फेयर वाला फंडा मत रखो। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपकी बैच मर्ज होगी तो उनको बेसिक तो सिखाना पड़ेगा। मुझे आपके साथ जितना टाइम मिलेगा, तो जनरली अभी भी जो बच्चे यहाँ पे मिलने आए थे ये सब आरंभ बैच के बच्चे थे, तो तब मैंने हमको काफी टाइम मिला था, तभी रिजल्ट लेट आया था, तो वी डिड 3 चैप्टर्स विद देम, एटलीस्ट आई कुड डू 3 चैप्टर्स, बेसिक, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर। तो बाकी के बच्चों के साथ मैंने सेकेंड और थर्ड चैप्टर रेगुलर बैच में एंड में किया था, तो ये लोग जल्दी फ्री हो गए थे। बट दिस टाइम आई डोंट नो हाउ मच टाइम वील गेट, बिकॉज रिजल्ट्स की डेट अभी तक अपने को पता नहीं है, ठीक है? हाँ, तो बेसिक्स में पहला कल का क्वेश्चन क्या था, बोल दो तो जरा। yes, who can levy tax? So did we have an answer to this? Who can levy tax? yes, government can levy, and government को पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। अब दूसरा था टाइप्स ऑफ टैक्सेस। नाउ टाइप्स ऑफ टैक्सेस में क्या लिखा था अपन ने बेटा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मुझे एक चीज बताना, डिफरेंसेस आपने नहीं लिखे थे ना? मैंने बोला था लिखना मत, मैं डिस्कस करूंगी। अब आपको बताती, सुन के लो, बहुत ध्यान से सुन के लेना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, मैम नाम से ही पता चल रहा है। चलो, what is sit state fine got state everybody, and one more thing, if anybody from local schools, मतलब vernacular language, English नहीं है किसी का, first thing before the results work on your English। आपका spoken English का क्लास लगाना है आप लगा लीजिए, आपको जो करना है। बाकी के बच्चे लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल नहीं करेंगे, वो लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, और आप किस चीज पे फोकस करोगे? इंग्लिश लैंग्वेज पे। सो डोंट डू दैट। पेपर इंग्लिश में लिखने वाले हो तो अगर अभी भी आपके पास टाइम है, स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस कर लीजिए। इफ देयर इज एनीबडी फ्रॉम लोकल वर्नाक्युलर मीडियम स्कूलिंग, अगर किसी का वर्नाक्युलर इज द लोकल लैंग्वेज, जैसे मराठी में हुआ है, जो भी आप स्टेट को बिलोंग करते हो वहां की लोकल लैंग्वेज में आपका स्कूलिंग हुआ है, प्लीज फोकस ऑन योर लैंग्वेज राइट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। यू वांट टू क्लियर, दिस इज द फर्स्ट टिप। इफ यू आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आपने आपकी लैंग्वेज पे फोकस करना जरूरी है, ठीक है? ये फैक्ट और ये रियलिटी है बेटा, आई हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि अपना जो गोल है ना हाई लेवल का गोल है, तो तैयारी वैसी करनी पड़ती है। और मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? सारे ये जो टिप्स देना ये मेरा ही काम है, एज अ टीचर इट्स माई जॉब टू डू, ओके? सो अब डायरेक्ट टैक्स में फर्स्ट थिंग व्हाट, इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड। लिखो, इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड। और बेटा इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? इट इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड। किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, अभी से फोकस करो। एज एन एग्जामिनर आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट a paper which is not well and properly written. Notebook pages have to be numbered in my class. Is that clear? Notebook pages should be numbered. ठीक है? तो फर्स्ट बोलो, और जिनका अभी लोकल लैंग्वेज में नहीं होगा तो आप मेरे साथ, आपने रिपीट, डोंट फील शाय, रिपीट करो।
ये सेंटेंसेस रिपीट कर करके आपका लैंग्वेज अच्छा हो जाएगा। रिपीट करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड, करेक्ट। हियर burden and responsibility on same person, burden and responsibility on same person. दूसरा यहां पे क्या लिखेंगे? बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्सप्लेन करती हूँ, पहले लिख के लो। बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डिफरेंट पर्सन्स। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है। कल बताया था ये आपको। हाँ, शॉपकीपर है। क्यों मैं बोलूं आपको? शॉपकीपर एक दिन मूवी देखने चला गया, अपने दोस्त को बोलता है तू शॉप पे बैठ। तो दोस्त है ना, टैक्स कलेक्ट करना भूल जाता है। वो बोलता है ये लो प्रोडक्ट, हेमंत मतलब पानी सा ना, वो बोलता है ये लो प्रोडक्ट 100 रुपए का। वो दोस्त भूल जाता है कि टैक्स लेना है। गवर्नमेंट उसी को आके बोलेगी अब तो टैक्स तुझे ही देना पड़ेगा। वी हैड गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द शॉपकीपर कि आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके हमें दे दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? शॉपकीपर। जेब से पैसे कौन देता है? कस्टमर। बर्डन, वो 18 रुपए का बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? कस्टमर। बर्डन, बर्डन मतलब जो जेब से पैसा देता है। 18 रुपए किसकी कमाई से कम हुए? किसकी जेब से कम हुए? माने उसका बर्डन किसके ऊपर आया? कस्टमर। शॉपकीपर क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है और सिर्फ दे रहा है। उसकी जेब से थोड़ी 18 रुपए जा रहे हैं। किसकी जेब से पैसा जा रहा है? कस्टमर। दैट मीन्स द बर्डन इज ऑन द कस्टमर, लेकिन कलेक्ट करने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द शॉपकीपर। अगर शॉपकीपर अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो गवर्नमेंट उसी से टैक्स वसूल करेगी। सो burden and responsibility are on different persons, but the burden can move. Listen, this sentence is very important. The burden can move forward or it can move backward. फिर से बोलना मेरे साथ, burden can move forward or burden can move backward. म्हणजे काय? शॉपकीपर कस्टमर को बोलेगा मैं क्यों 18 रुपए पे करूं? लीगली इज अलाउड टू कलेक्ट? यस, इट इज अलाउड, इट्स लीगल, यू आर लीगली अलाउड टू कलेक्ट। आप जब अभी कोचिंग फीस दोगे, हम जीएसटी लेने वाले आपसे। हम आपसे क्या लेने वाले? जीएसटी। आपसे जीएसटी लेंगे और किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे। वी आर अलाउड टू कलेक्ट। शॉपकीपर इज ऑल्सो अलाउड टू कलेक्ट। सो व्हाई विल अ शॉपकीपर से मैं क्यों अपनी जेब से भरूं? वो क्यों भरेगा? समझ में आ रहा है? सो बर्डन मतलब उसका बोझा किसके ऊपर पड़ रहा है? किसके ऊपर वो 18 रुपए का बर्डन है? कस्टमर। लेकिन वो कलेक्ट करना, गवर्नमेंट को पे करना, ये किसका काम है? शॉपकीपर। ओके, लेकिन अगर चमेली इज वर्किंग इन इन्फोसिस, किधर काम कर रही है चमेली? इन्फोसिस में। चमेली इन्फोसिस में जॉब कर रही है। वो इन्फोसिस में जॉब कर रही है, उसका 25 लाख का पैकेज है। कितना पैकेज है? 25 लाख का पैकेज है। उसको जो भी टैक्स आएगा उसको अपनी जेब से ही पैसे देने हैं और उसी को सीए के पास जाके ये सब काम करवा के भी लेना है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ही है और बर्डन भी उसका है। लेकिन वो शॉप में जब जाएगी और कुछ प्रोडक्ट खरीदेगी, उसको कोई लेना देना नहीं है ये पैसे गवर्नमेंट के पास पहुंच गए या नहीं पहुंचे। शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि वो सब काम कौन करता है? शॉपकीपर। समझ में आ गया? सो बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेम पर्सन। इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फिर से बोलना मेरे साथ, इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ and GST is a type of, सब बोलो ना यार, GST is a type of and income tax is a type of, झेपता है सबको? यस। तो ये हमको समझ में आ गया, बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसका एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स, आई टैक्स लिखा है मैंने, और इसका एग्जाम्पल है, यहाँ 2-3 होते हैं, कस्टम्स ड्यूटी। ये सब क्या है अभी आज सब पता चलेगा आपको। कस्टम्स ड्यूटी है और जीएसटी है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल लिखो आप पहले, चलो एग्जाम्पल लिखो बेटा। लिखा क्या सबने? ये लिखते क्या तू? हाँ, अब सुनना, एक और चीज आपने क्या और डिफरेंस सीखा होगा, जरा याद करो। और एक डिफरेंस है, बताओ तो, आपको आता है?
लाइव स्ट्रीमिंग वाले देखो, आप बता सकते हो क्या? एक और डिफरेंस है, बताओ तो जरा। प्रोग्रेसिव पढ़ा है आपने? हाँ, आपने पढ़ा है। इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. आई विल एक्सप्लेन. दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर. अभी ये क्या मीनिंग है मैम? आई विल एक्सप्लेन. नो, प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड रिग्रेसिव इन नेचर. Progressive in nature and regressive in nature. Progressive, if you earn more, you have to pay more tax. Do you think in India, tax rate for Chameli and tax rate for Mukesh Ambani should be same? Should the tax rate for Chameli and tax rate for Mukesh Ambani be same? मुकेश अंबानी बहुत कमा रहे हैं, थोड़ा टैक्स दे दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है हमारी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्या? हैव्स एंड हैव नॉट. हैव्स मतलब who have everything and have not मतलब they don't have money or they are not that rich. उनके बीच में बहुत गैप है. पुअर आर वेरी पुअर एंड रिच आर एक्सट्रीमली रिच. बराबर है कि नहीं? तो इनका गैप रिड्यूस करने का काम गवर्नमेंट का है. तो वो बोलते हैं जो ज्यादा अमीर है, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनसे थोड़ा ज्यादा टैक्स ले लो, और जो इतना नहीं कमा रहे उनसे मीडियम वाला टैक्स ले लेते हैं. समझ में आता है क्या? सो इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. अरे रे रे, बट इनडायरेक्ट टैक्स कांट बी प्रोग्रेसिव इन नेचर. अब मैं शॉपकीपर है, मुकेश अंबानी का हाउसकीपिंग कोई तो मैनेजर आता है घर पे, कितने सर्वेंट्स है उनके, उसमें से एक सर वो आता है मैनेजर जो उनका घर का सब देखता है, मैनेजर्स द हाउस. ही कम्स, ही सेज आई हैव टू बाय मिल्क, आई हैव टू बाय बिस्किट्स, आई हैव टू बाय सोफा, आई हैव टू बाय सो मेनी थिंग्स. डू आई आस्क हिम अच्छा तुम किसके लिए खरीद रहे हो? मुकेश अंबानी. हो, उसकी कमाई ज्यादा है, रुको रुको तुम्हारे लिए ये प्राइस है. कहने से चमेली आम आदमी गया खरीदने के लिए कोलगेट पेस्ट, तो आई विल से नहीं नहीं इधर आ, तेरा इनकम बता, ये तेरे लिए कोलगेट का प्राइस. नहीं नहीं तू इधर आ, तेरा इनकम बता, तेरे लिए ज्यादा है प्राइस. ऐसा होता है? नॉट पॉसिबल. वो शॉपकीपर बोलेगा बस यार मैं क्या करूं, सामने वाले का इनकम देखते बैठूं या मैं मेरा काम करूं. इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर ही ऐसा है कि इट कैनॉट बी प्रोग्रेसिव. मुकेश अंबानी हो या चमेली हो, फॉर देम बिस्लरी बॉटल, मिल्क, सोफा, फर्नीचर, एसी, everything will be available at same price. I can't have different rates of taxes on them. It means it is regressive. हाँ, बट इसमें कुछ वे आउट कर सकते हैं क्या? गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? कुछ और गवर्नमेंट कर सकती है क्या? जरा सोचो तुम. हाँ, इन इनडायरेक्ट टैक्सेस आई कैन डू व्हाट? अरे जो लग्जरीज है ना उस पे ज्यादा टैक्स लगाओ, नेसेसिटीज पे टैक्स मत लगाओ या मिनिमम लगाओ. नेसेसिटीज पे टैक्स कई को लगाते हैं, दवाइयां पे मत लगाओ, जो लग्जरीज है उस पे लगा लो. करेक्ट है कि नहीं? सो गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली डू दैट. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. इनकम टैक्स जो होता है ना, इसका पिंच इज फेल्ट. मतलब पिंच इज फेल्ट मतलब क्या? अच्छा, आर यू गोइंग टू गेट अ थ्योरी क्वेश्चन? राइट टू नोट ऑन डिफरेंसेस ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. नो, वी हैव बेटर क्वेश्चंस टू आस्क. वी आर डूइंग सीए कोर्स, वी आर नॉट इन बीकॉम. कोई ये सवाल नहीं पूछने वाला मैम ये कैसे लर्न करूँ, ये फिफ्थ पॉइंट को पिंच इज फेल्ट ऐसा ही लिखूं कि अलग लिखूं. कोई ये सवाल ही नहीं पूछने वाला तुमको. हम बीकॉम नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं? जरा प्रोफेशनल के जैसा सोचो. अभी 3 साल में 4 साल में सीए बनने वाले अपन. 3 साल में बन जाओगे तुम लोग. 8 महीने का ये कोर्स है, फिर तुम एग्जाम दोगे, फिर तुम पास होगे, 2 साल तुम्हारा आर्टिकलशिप है, फिर 6 महीने, हाँ लगभग 3-3.5 साल में तुम सीए बनने वाले. झेपता है कि नहीं तुमको? तो अप्रोच बदलो, एटीट्यूड आज से ही वो फीलिंग लेके आओ प्रोफेशनल्स का. ऐसा मेरे को लगना चाहिए कि मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ. मतलब ऐसे सवाल नहीं पूछना मैम रेड पेन से लिखूं कि ब्लैक पेन से लिखूं, या ये नोटबुक 100 पेजेस के लेके आओ क्या 200 पेजेस. तुम कॉन्सेप्ट पे डाउट पूछो यार, या ऐसे डाउट मत पूछना. कैसे रेड पेन, ब्लैक पेन, डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस. ठीक है ना? हाँ, अब देखो पिंच इज फेल्ट मतलब मैंने टैक्स का रेट चमेली के लिए थोड़ा भी बढ़ा दिया ना, उसको इमीडिएटली लगेगा ये क्या रे, ये मोदी गवर्नमेंट टैक्स के रेट बढ़ाते जा रही है. लेकिन अगर मैंने उसको बोला ये बॉटल अभी 100 रुपए की मिल रही थी अभी 102 में, वो क्या बोलेगी? महंगाई बढ़ गई है. उसको नहीं पता चला उसमें टैक्स की वजह से बढ़ गया या क्यों बढ़ गया. मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप जब कोई चीज खरीदते हो, डू यू एवर बॉदर टू सी उसमें टैक्स कितना है? किधर? वी नेवर बॉदर. तुम लोग सोचते हो, देखते हो टैक्स कितना है, एमआरपी होता है उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है, कोई देखता है, सोचता है क्या? नहीं. तुमको लगता है वो प्रोडक्ट ही महंगा है, उसकी प्राइस ही ऐसी है, उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड होता है. तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना बेटा, यहाँ पे अ पर्सन डज नॉट फील द पिंच ऑफ द टैक्स. पर्सन डज नॉट फील
ओ माय गॉड, डज नॉट फील। मेडिसिन पे तो टैक्स है, हाँ कुछ कुछ मेडिसिन पे है ना, मैंने कहा बोला टैक्स, मैं बोल रही हूँ जनरली नहीं होना चाहिए, कुछ मेडिसिन पे है, हर रूल का एक्सेप्शन होता है बॉस, अंडरस्टैंड दैट। पर्सन डज नॉट फील द पिंच ऑफ टैक्स, ये कंपैरिजन में, ठीक है ना, जितना डायरेक्ट का पिंच फील होगा उतना इनडायरेक्ट टैक्स का पिंच फील नहीं होगा। पिंच मतलब कि अरे यार इतना टैक्स मेरे को पे करना पड़ा इस बार, ऐसा तुम इनकम टैक्स पे करते वक्त सोचते हो। जीएसटी पे करते वक्त तुमको पता भी नहीं है तुमने रोज कितना जीएसटी अब तक पे किया रहेगा, हर प्रोडक्ट पे तुमने जीएसटी पे किया, कोचिंग फीस पे जीएसटी पे करोगे, रेस्टोरेंट के खाने पे जीएसटी है, कपड़े खरीदते हो जीएसटी है, शूज लिया जीएसटी है, पार्लर सर्विसेज ली जीएसटी है, सिनेमा हॉल के टिकट पे जीएसटी है, 28% जीएसटी। क्या कितना जीएसटी है हर चीज पे। अभी ऑनलाइन गेमिंग, ड्रीम 11 कोई खेलता है? किसके मोबाइल पे ड्रीम 11 ऐप? अरे है ना, वो देख हाथ ऊपर किया, खेलते हैं, जीतते कि हारते पैसे? हाँ, तुमको पता है उस पर 30% टैक्स लगता है, और उस पर अभी 28% जीएसटी 4 दिन पहले अनाउंस हुआ है। 28% जीएसटी और इनकम टैक्स का रेट क्या है उस पर? 30%। हाँ, 30% इनकम टैक्स रेट है। सो ड्रीम 11 ये सब खेलते हैं ना, ये ऑनलाइन गेमिंग, उसका टैक्सेशन पढ़ाने वाली हूँ। इट्स फन एंड इंटरेस्टिंग, द काइंड ऑफ टैक्सेशन दैट वी गोना लर्न इज गोना बी नेक्स्ट लेवल। आप अभी कैसे हो और 3.5-4 महीने में आपका जब इनकम टैक्स हो जाएगा तब अपन बात करेंगे। आपके अप्रोच, थिंकिंग, आपके नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके ऊपर लिखना नॉट टू लर्न जस्ट टू अंडरस्टैंड, लिख दो नॉट टू लर्न, ये लर्न नहीं करना है, इस पे कोई मार्क्स नहीं है, 0 मार्क्स फॉर दिस, नॉट टू लर्न। पिंच मतलब दर्द, आयुषी जैन, पिंच मतलब दर्द होता है। तुम जब टैक्स के लिए पैसे देते हो तो दर्द फील होता है ना, कि क्या यार इतना टैक्स पे किया, और इनडायरेक्ट टैक्स तुम देखते भी नहीं हो कितना टैक्स है इसमें। पिंच is you think about it, that you feel कि अरे why am I paying so much of tax? आयुषी, did you understand? Yes. आगे, is this done? ओहो डन है ना। अब टैक्सेस के नाम तो सुने होंगे तुम लोगों ने, क्या क्या टैक्सेस है, 1 मिनट, अब मैं लिखने वाली हूँ अगला पॉइंट, वो होने वाला है टैक्सेस बिफोर, टैक्सेस बिफोर 1 जुलाई। ओ माय गॉड, 1 जुलाई 2017। क्या है ये अचानक से मैम बीच में से आप क्या डेट लेके आई है 1 जुलाई 2017? क्या क्या डेट है 1 जुलाई 2017? जीएसटी। अब आपकी जो नोटबुक होती है ऊपर एक टॉप रेड मार्जिन होता है, उधर टॉप मार्जिन है क्या? ऊपर ऐसे रेड लाइन ड्रॉ करके ऊपर मार्जिन है ना, उसको उधर मैं जो भी पॉइंट्स लिखने को बोलूंगी उसको मैं हेडलाइंस बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? हेडलाइंस। तो व्हेनेवर ऐसे हेडलाइन लिखो, मतलब किधर लिखोगे? ऊपर नहीं मैम, मैं ना नीचे है ना अलग कलर के पेन से लिखूं क्या? नहीं चलेगा, मेरे क्लास के जो रूल्स है वो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। माई नोटबुक हैज टू बी नंबर्ड, ऑल इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी फॉलोड। इज दैट क्लियर? हाँ, queries you can ask, don't get scared to ask queries. Queries is absolutely your right, you can ask me any question 10 times. You can't frame it in English, you ask me in Marathi or Hindi. These are the only 3 languages I'll be able to explain in. Okay, समझ में आता है? हाँ, अब टैक्सेस बिफोर 1 जुलाई, इसी पेज की हेडलाइन, इसी पेज की क्या बोल रही हो? हेडलाइन। ए व्हाट इज हेडलाइन? व्हाट इज हेडलाइन? टॉप रेड मार्जिन। अरे व्हाट इज हेडलाइन? टॉप रेड मार्जिन। तो हेडलाइन पे लिखेंगे इन इंडिया जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड, इन इंडिया जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड, in India GST was implemented with effect from 1 जुलाई 2017। अच्छा, विथ इफेक्ट फ्रॉम कैसे लिखते तुमको पता है? WEF। You know lot of other short forms, SMS language, ASAP, I don't know what you write, TT, what talk to you later, what do you all say? TT? Why? Oh God, how do you all even remember these things? TTYL, टॉक टू यू लेटर। अच्छा, तो ऐसे ही हमारे टैक्स की लैंग्वेज में कुछ शब्द है जो आपको पता होने चाहिए। WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, एंड अंडर सेक्शन लिखना होता है ना, तो वी राइट लाइक दिस, दीज आर अलाउड टर्मिनोलॉजीज दैट वी यूज। आपका जो एसएमएस लैंग्वेज होता है वो पेपर में लिखना अलाउड नहीं है। आपको पता है ओके का स्पेलिंग क्या, पता है क्या? O and K, that's not the spelling.
ओके ए वाई, यू फॉरगॉटन, इतनी बार सिर्फ ओके ओके लिख के ना आप उस स्पेलिंग भी भूल जाते हो, आपको पता भी नहीं ओके का स्पेलिंग ओके ए वाई है, एंड यू फील ओके का स्पेलिंग सिर्फ ओ और के है, ऐसा नहीं है। यू आर रूइनिंग योर इंग्लिश बाय राइटिंग, आई डोंट नो व्हाट ऑल वर्ड्स, आई तो डोंट अंडरस्टैंड देम, बट ठीक है। नाउ टैक्सेस बिफोर 1 जुलाई का आपने हेडलाइन क्या लिखा, चला लवकर सांगा, हेडलाइन क्या लिखा? इन इंडिया जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। बरोबर, बरोबर बोलने का, क्या बोलने का? बरोबर, बरोबर मतलब मराठी में बराबर, ठीक है। ओके, सो टैक्सेस बिफोर 1 जुलाई, अभी क्या क्या नाम है टैक्सेस के, चलो अब तुम बोलो, तुमने क्या क्या नाम सुने होंगे जरा बता दो मेरे को। पहला पहला मेरे इनकम टैक्स से स्टार्ट करो ना, पहला कौन सा वर्ड है? हाँ, तो पहला उससे स्टार्ट करो ना। हाँ, पहला फर्स्ट लिखो इनकम टैक्स, तो तुम नाम में से क्या गेस कर सकते हो, मैम ये टैक्स किस चीज पे लगता है? अच्छा, कमाई पे लगता है क्या? हाँ क्या? अच्छा अच्छा, कैन आई हैव एन एक्सपेंडिचर टैक्स? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने का, अगर कमाई पे टैक्स है, क्या कोई कंट्री खर्चे पे भी टैक्स लगा सकती है? व्हाई नॉट? मैंने जो खर्चा किया, अगर मेरे महीने का खर्चा कुछ तो 2-3 महीने का खर्चा मिला के 10 लाख 20 लाख है, ऑफिस के खर्चे, सैलरी देना, सब कुछ मेरे एक्सपेंसेस है, तो ये सब मैंने कमाया होगा तो खर्चा किया होगा। कैन सम कंट्री से नो नो वी डोंट वांट इनकम टैक्स एक्ट, we don't want income tax, we want expenditure tax? Can they do so? Yes, why not? Some countries thought of implementing it, but it was not a success. बोल, क्या बोल रहा है? हाँ, indirect tax can be a type of it, but yes, I'm going to come to it. But as far as कमाई पे जो लगने वाला टैक्स है, वो हम कमाई पे कैलकुलेट करते हैं, ना कि खर्चे पे। उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जो खर्चे पे भी टैक्स लगा सकते हैं, और ये अप्रोच कुछ कंट्रीज ने फॉलो किया था और ये सक्सेसफुल नहीं था। यू हैव टू डू लिटिल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। कल जो मैंने आपको इनकम टैक्स का वीडियो दिखाया, द वे इनकम टैक्स एक्ट इज चेंजिंग, डिजिटलाइजेशन, जिस तरीके से उनका सब कुछ चल रहा है, इनकम टैक्स का प्रोग्रेस, यू नो, यू रियली हैव टू हैव दैट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो आप उनके साथ कोप अप कर पाओगे। या आपको अगर टैक्स प्लानिंग करनी है तो आपको उनके 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस, तो इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, ठीक है। दूसरा क्या नाम, अभी अभी आप कोई भी सीक्वेंस में बोल सकते हैं। सेल्स टैक्स, अच्छा सेल्स टैक्स में इधर ही मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऐसा करेंगे अपन। सेल्स टैक्स में मैं कितने पार्ट्स बना रही हूँ? 3। ओ, सेल्स टैक्स में कितने पार्ट है? 3। सब लिख रहे हैं ना? सबको झेप रहा है? ओके, सेल्स टैक्स, ये सेलिंग पे टैक्स लगता है। किस पे टैक्स लगता है? सेलिंग पे। तो इफ आई एम सेलिंग, ये सब मैं किसका बता रही हूँ आपको? बिफोर 1 जुलाई 2070। तो आप, इफ आई सेल विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के गुड्स मैंने महाराष्ट्र में ही बेचे, दिल्ली का दिल्ली में सेल किया, तो उधर वैट ऑफ दैट स्टेट लगता है, वैट ऑफ दैट स्टेट। दिल्ली में गुड्स बेचे तो दिल्ली का वैट लगेगा, महाराष्ट्र में गुड्स बेचे तो महाराष्ट्र का वैट लगेगा। अच्छा मैम, ये सेल्स टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर मोदी जी के पास है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये ऊपर करो क्या? अब ठीक है? लिख रहे तुम लोग? किसी को कोई डाउट है? हाँ, नहीं? सेल्स टैक्स ना, सेल्स टैक्स क्या है? विद इन द स्टेट बेचा मैंने, गुड्स विद इन द स्टेट बेचा। आज सिर्फ नाम से आपको मुंह दिखाई हो रही है सब टैक्सेस की, पढ़ा रही हूँ क्या? कल अगर एक स्टूडेंट आई, मैं बोली मैम क्या पढ़ा, मेरे को टैक्स नहीं समझ। अरे क्या पढ़ा है मतलब, कल पढ़ाना ही चालू नहीं किया, कल जनरल सब हो रहा था कि टैक्स क्या है, कितने लोग हैं, क्या टैक्स, तो अभी तक, अब भी पढ़ाना कहीं तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। अभी टैक्स नया सब्जेक्ट है, तो मैं सिर्फ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मैं कभी कभी बोलते बोलते सेल्स टैक्स बोल दूंगी, कभी बोलते बोलते कस्टम्स बोल दूंगी, तो तुमको पता तो होना चाहिए ना वो क्या है। तो आपको टर्म्स की मुंह दिखाई हो रही है, अभी समझ में आ रहा है? डिटेल में अपन बहुत पढ़ने वाले। वैट ऑफ दैट स्टेट लगता है। उसके बाद इफ यू सेल आउटसाइड द स्टेट, किधर आउटसाइड, मतलब महाराष्ट्र से दिल्ली गया आउटसाइड द स्टेट, तो पहले उधर क्या लगता था? CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये सब अभी चले गए, सब अबॉलिश हो गए, इसकी जगह पे अभी GST आ गया। तो मैम क्यों पढ़ रहे? पता होना चाहिए। GST में ये सब लगता है कि क्यों ये खराब टैक्सेस थे और क्यों GST लेके आना पड़ा, तो यू शुड गेट फेमिलियर विद द टर्म्स।
आ गया. एंड वेयर एल्स कैन आई सेल? आउटसाइड इंडिया. किधर सेल करोगे? आउटसाइड इंडिया. बेटा सेल आउटसाइड इंडिया को क्या बोलते हैं अपन? एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट पे जनरली हम टैक्स नहीं लगाते, बट एक्सपोर्ट्स गेट कवर्ड अंडर कस्टम्स एक्ट. कस्टम्स होता है ना, कस्टम्स ड्यूटी. गेट कवर्ड अंडर कस्टम्स एक्ट. सी कैपिटल लिखेंगे. कस्टम्स एक्ट में कवर होता है. और इसके ऊपर क्या लगता है बेटा? कस्टम्स ड्यूटी. झेपा क्या? एक एक नाम समझना है. कोई मैम नहीं समझा, मैं ज्यादा समझा भी नहीं रही हूँ, यही बता रही हूँ कि एक्सपोर्ट पे क्या लगता है? कस्टम. महाराष्ट्र के अंदर सेल करोगे तो महाराष्ट्र का वैट लगेगा, गुजरात में सेल करोगे तो गुजरात का वैट लगेगा. लेकिन मैम मैं गुजरात में इनकम कमा रहा हूँ, महाराष्ट्र में इनकम कमा रहा हूँ, टैक्स एक ही है, क्योंकि कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाता है. फिर से बोलना, कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाता है. इसके आगे का चार्ट वही होने वाला है. कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है और कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट. पहले टैक्स कौन से वो तो समझ लो, फिर बताती हूँ कौन कौन सा सेंट्रल लेता है और कौन सा स्टेट लेता है. चलेगा? हाँ. अब थर्ड पॉइंट बोला, अभी कस्टम्स लिखा हमने. कस्टम्स ड्यूटी लिखो. कस्टम्स ड्यूटी, इट इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स कस्टम्स एक्ट में कवर होते हैं. ठीक है. एक कस्टम का किसी को डिक्शनरी मीनिंग पता है? रिचुअल या प्रथा है. हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ प्रथा है. देखो नाम कैसा है उसका, कस्टम्स ड्यूटी. क्यों पता है? क्योंकि ये जो टैक्स है ना, राजाओं के जमाने से लगाया जाता था. एक किंगडम है, कहीं बाहर का ट्रेडर उस किंगडम में आके अपने गुड्स बेचे, तो पहले वो आके राजा के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आता था और फिर बोलता था कैन आई ट्रेड इन योर किंगडम, देन ही वुड से यस. तो वो कुछ ना कुछ आते वक्त गिफ्ट लेके आता था, काइंड ऑफ. तो आपको अगर इंडिया में आके कुछ सेलिंग करना है, आपका बिजनेस करना है, आप बाहर के गुड्स है, इंपोर्ट करना मतलब क्या? इंडिया से बाहर से लेके आने का. आपको इंडिया में करने का ना ट्रेडिंग, तो पहले कुछ टैक्स देना पड़ेगा. ये प्रथा है, पहले से ही चलती आ रही है, इसलिए इस टैक्स का नाम क्या पड़ा है? कस्टम्स ड्यूटी. क्या नाम है? कस्टम्स ड्यूटी. एक टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स. ओहो, कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स, विच इज टैक्स ऑन. एंड सेल्स टैक्स इज सेलिंग ऑफ गुड्स. क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स. ये किस पे लगता है टैक्स? इट इज ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स. तो क्या गुड्स तुम बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, वो देखा जाएगा. लिखो, सेल्स टैक्स इज सेलिंग ऑफ गुड्स. इफ यू सेल गुड्स विद इन द स्टेट, उस स्टेट का वैट लगेगा. एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो तो सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स. और इंडिया के बाहर सेल करोगे तो कोई कस्टम्स ड्यूटी है. जनरली एक्सपोर्ट पे हम टैक्सेस नहीं लगाते, इंपोर्ट्स पे टैक्सेस लगाते. एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है हमारे लिए. क्यों? फॉरेन करेंसी. क्यों? व्हाई डू वी नीड फॉरेन करेंसी? एक तो फॉरेन करेंसी स्ट्रांग है, बट मुझे क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी? क्योंकि इंडिया ने जो लोन लिए है वो फॉरेन करेंसी में लिए. तो मुझे जो, वी हैव लॉट ऑफ लोन्स टेकन फ्रॉम अदर बैंक्स. अच्छा, लोन्स की क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ, बजट होता है ना, बजट इंडिया का. बजट पता है कैसे बनता है? पहले देश का पूरा खर्चा लिखा जाता है, फिर खर्चे के बाद इनकम, एंड देयर इज फिजिकल डेफिसिट. हमेशा इंडिया का खर्चा ज्यादा, इनकम कम. तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कंट्रीज एक्सपेंडिचर इज मोर देन कंट्रीज इनकम. बेस्ट है, प्रिंटिंग प्रेस है, नोट छाप लेते हैं, तो लोन लेने की जरूरत नहीं है. डज इंडिया डू दैट? नो. दैट इज वाई इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग. देर आर मेनी मेनी इकोनॉमीज हु जस्ट प्रिंट करेंसी. आप करेंसी ऐसे ही प्रिंट करके मार्केट में फ्लोट करोगे, आपका डिमांड सप्लाई पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, एंड दैट इकोनॉमी गोज फॉर अ टॉस. Today India is one of the third largest economy, and very soon, believe me, next 10 years totally belong to India. Totally belong to India. We are digitally advanced than any of the countries. The way we have implemented, like I had just been to Dubai a few days back, there is no shop, nowhere they have a QR code. So I said I want to make, I'm so used to doing that QR code payment. रिक्शा वाला से लेके, भाजी वाला से लेके, चाय की टपरी, यहाँ पे हर एक के पास QR कोड है. स्कैनर है कि नहीं? आप जस्ट जीपे कर देते हो, रिक्शा वाले के पास भी है.
दुबई में बड़े बड़े मॉल में नहीं था. They said we don't know how to implement. They have requested India, help us implement your QR code system. Do you know that? Yes. So India next 10 years totally belong to India. ठीक है. You have to have the right thing. You should know क्या मुझे करना है और क्या नहीं. आइडियाज आपकी क्लिक हो गई. So this it's going to go to the next level. The kind of startups that we are having is fantastic. ठीक है. स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते हैं. हम सीखेंगे सब कुछ धीरे धीरे. अब आपको समझा क्या बात कहाँ से कहाँ पे निकली. फिजिकल डेफिसिट. एक्सपोर्ट पे हम टैक्स नहीं लगाते क्योंकि अपने को फॉरेन करेंसी चाहिए. क्या चाहिए अपने को? फॉरेन करेंसी. क्यों चाहिए? लोन रिपे करने. आइयो लोन क्यों? इंडिया ने लोन लिया है. आइयो लोन काहे को लिया है? क्योंकि अपना खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है. अगर आरबीआई नोट्स प्रिंट करती है, दे हैव टू कीप दैट मच ऑफ गोल्ड रिजर्व. उतना गोल्ड उनको बाजू में रखना पड़ता है, फिर उतनी करेंसी वो लोग प्रिंट करते हैं. सो इंडिया डजंट डू प्रिंटिंग ऑफ करेंसी जस्ट लाइक दैट. वी डोंट डू इट. इज दैट क्लियर? नथिंग टू डू विद टैक्सेशन बट अ जनरल नॉलेज दैट यू मस्ट नो. ठीक है. बुकिश नॉलेज से नहीं चलता है. ऐसे कितने एआईआर होते हैं जो एआईआर लेके आते हैं बट इंटरव्यू में क्लियर नहीं करते. बिग फोर कभी कभी एआईआर को रिजेक्ट करती है फ्रॉम आर्टिकलशिप. Bookish knowledge is different and practical knowledge along with the theory knowledge will take you ahead. समझ में आता है? आगे चला लवकर. और कस्टम्स ड्यूटी क्या है? टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. और कौन सा है? वैट. अच्छा मैं बोलती हूँ. ये सेल विद इन द स्टेट है ना, इसका नाम है, इसका निक नेम है. इसके दो नाम है. इसको वैट बोलते. इसको क्या बोलते बेटा? वैट. ये वैट है. सेल्स टैक्स विद इन द स्टेट होता है ना, उसका नाम क्या है? वैट. सेल्स टैक्स विद इन द स्टेट का नाम क्या है? वैट. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लिखा ना मैंने, वैट ऑफ दैट स्टेट. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैट. तो वैट कुछ अलग टैक्स नहीं है. ओहो हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैट. मैम हाँ, जिम्बाब्वे प्रिंट्स अ लॉट ऑफ करेंसी. यस, सो यू कैन एब्सोल्युटली राइट. तो जिम्बाब्वे की जो इकोनॉमी है बहुत अलग. कहीं कहीं कंट्रीज में पता है जो यूथ होता है ना, अगर वो अनएम्प्लॉयड है, उनको पैसे मिलते हैं महीने के, गवर्नमेंट देती है. कौन सा फिर यूथ काम करेगा? दे बिकम लेजी, दे गेट यूज्ड टू इट, दे एंजॉय दैट. वी कांट डू दैट. We may have our own struggles, own issues with population, infrastructure, but still we are much better than any of the economies of the world. Okay? Yes. Now, covered. Okay. Customs के बाद और बोलना. वैट बोल दिया, वो तो हो गया. अब बोलो और जल्दी बोलो. वेल्थ टैक्स था, डिलीट हो गया. 2-3 साल पहले उसको अबॉलिश कर दिया. वो मर गया, अभी जिंदा नहीं है. वेल्थ टैक्स है क्या? अभी मर गया वो. प्रॉपर्टी टैक्स. ओके. एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स. यस, पहले लिखो एक्साइज ड्यूटी. ओ माय गॉड, एक्साइज ड्यूटी. राइट डाउन. लिखते हैं एक्साइज ड्यूटी. इट्स अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग. किस पे लगता है ये टैक्स? मैन्युफैक्चरिंग. सो इट्स अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग. लिखा क्या सबने? ओहो हो, किस पे लगता है ये टैक्स? मैन्युफैक्चरिंग पे. ठीक है. अब तुमने क्या बोला बेटा? प्रॉपर्टी टैक्स ना. अच्छा, एक सर्विस टैक्स भी हुआ करता था, वो भी मर गया. इट वॉज अ टैक्स ऑन सर्विसेज. अब ये किस में आ गया? हाँ, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, लिखते एक एक करके. सर्विस टैक्स क्रॉस टैक्स ऑन सर्विसेज. नाउ 6th इज स्टैम्प ड्यूटी. प्रॉपर्टी टैक्स, ये कौन लेवी करता है? लोकल अथॉरिटी. प्रॉपर्टी टैक्स, इसके अलग अलग नाम होते हैं. हर स्टेट में इसका नाम, हर सिटी में भी नाम अलग अलग हो सकता है. प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, अलग अलग नाम होते हैं. ये कौन लेवी करता है? इट्स अ टैक्स ऑन, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है ना, आपके पास घर है तो आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं. ओके. सो दिस इज, एक मिनट ऐसे करेंगे, दिस इज एनुअल टैक्स. हर साल आपको पे करना है. एनुअल टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज. It's an annual tax on properties. So it's an annual tax on properties. ठीक है, एक सेकंड ना.
All right, done. Property tax is annual tax on properties. Is it clear? Sure. ओके, वेल्थ टैक्स हुआ करता था, आपने जो भी वेल्थ बनाई है उसके ऊपर टैक्स होता था, अभी वो है क्या? नहीं. ठीक है. अच्छा, अब हमने कौन से टैक्सेस लिखे? टैक्सेस बिफोर 1 जुलाई. डू यू वांट टू नो व्हाट आर द टैक्सेस आफ्टर 1 जुलाई नाउ? लिख के ले क्या? चलो तुम लिखो टैक्सेस आफ्टर 1 जुलाई. इनकम टैक्स तो है ही, income tax is there, then there is GST which is goods and services tax. और ये किस पे लगता है? This is on goods and services. Wait, what is corporate tax, Rishi? I'll tell you. 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा बेटा, बोलती हूँ. बहुत सारे टैक्सेस है. अच्छा 1 मिनट, ये छोड़ के भी बच्चे जैसे बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही. देयर इज ऑक्ट्राई, देयर इज एंटरटेनमेंट टैक्स, एन नंबर ऑफ टैक्सेस है बाबा, बहुत टैक्सेस है. बट मैं आपको मेन टैक्सेस जो है वो बता रही हूँ. देयर इज एंटरटेनमेंट टैक्स, देयर इज स्टैम्प ड्यूटी, बहुत टैक्सेस है. धीरे धीरे बताऊंगी. अब आज जो रेलेवेंट है वो बता रही हूँ, फिर धीरे धीरे यू विल गेट टू नो अ फ्यू मोर ऑफ देम. चलेगा? यस, ओके. सो अब ये लिखो, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लिखा क्या? एंड कस्टम्स ड्यूटी. ये इतने टैक्सेस अभी है. तो कौन से टैक्सेस मर गए? सर्विस टैक्स चला गया, वैट चला गया, एक्साइज ड्यूटी चला गया. नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स भी है अभी भी. प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली लोकल अथॉरिटी का है, वो अभी भी जिंदा है. लिख के लो, प्रॉपर्टी टैक्स इज स्टिल देयर. सर्विस टैक्स चला गया, वैट चला गया और एक्साइज ड्यूटी चला गया. इनकी जगह पे कौन आ गया? जीएसटी आ गया. और डिस्क्लेमर और नोट है मेरी तरफ से, देयर आर मेनी मोर टैक्सेस एंड आई नो दैट, बट आई डोंट वांट टू टेल यू राइट नाउ. मैं एक साथ आपको सब कुछ बोलूंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाएगी कि नहीं. इट्स अ टीचर्स जॉब टू नो हाउ मच टू टेल यू व्हेन एंड हाउ. इट्स माय जॉब. मूवी भी स्टोरी वैसी रहती है, बट किस तरीके से बताते हैं तो उसका मूवी में इंटरेस्ट आता है कि नहीं. तो मुझे एज एन एक्सपीरियंस आई नो व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट शुड आई शेयर विद यू टुडे, व्हाट शुड आई शेयर विद यू ऑन डे 2, आफ्टर 15 days, आफ्टर 20 days. आई नो दैट वेरी क्लियरली. I will make income tax और taxation your favorite subject. आप मुझसे एक, अगर हमारी क्लास से 5.5 महीने अगर टैक्स का भी जो शेड्यूल होगा, शायद इट विल गो ऑन फॉर 5 and it's a very big subject. It's like 2 big subjects. You take classes from me, do it for 15-20 days and it's a challenge if it doesn't become one of your favorite topics. One of your favorite subject बन जाएगा ये आपका. ये मुझे confident है because I know the feedbacks and reviews of the various students. ठीक है? हाँ, तो ये लिख के लिया क्या आपने? ठीक है. हाँ, अब यहाँ पे however petrol and liquor are not under GST, are not under GST, so old taxes continue only for them. So old taxes continue only on petrol and liquor. Yes, there's an exception of tax in Sikkim. उसके ऊपर भी मेरा एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो. सो ओल्ड टैक्सेस कंटिन्यू ओनली ऑन पेट्रोल एंड लिकर. किस पे जीएसटी नहीं लगाया है? पेट्रोल और लिकर. उसकी भी स्टोरी है, हर चीज के लिए मेरे पास एक स्टोरी है. बट कैन आई टेल यू एवरीथिंग इन 1 लेक्चर? हाँ, तो मूवी अगर 3 घंटे की है तो अपने को 3 घंटा उसका वेट करना पड़ता है कि नहीं एंड के लिए? तो वैसा ही वेट करना पड़ता है. हाँ, तो अभी आज क्या पढ़ा है बताओ? टैक्सेस की मुंह दिखाई हो गई. कौन सा टैक्स किस पे, रफली आइडिया आ गया. रफली आइडिया आ गया. अब तो डिटेल में पूरा इनकम टैक्स पढ़ने का है. रफ आइडिया आपको आ गया क्या? यस. टैक्सेस 2 प्रकार के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर. स्टेट कैन लेवी टैक्सेस ओनली विद इन द स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस टू होल ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, डोंट, नो पैकिंग, बैड मैनर्स. इफ आई एम स्टिल टॉकिंग, nobody is packing till the time I say okay the class is over, thank you, then you can start packing your bags. चलेगा? ठीक है. अब सुनो, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है और सेल्स टैक्स कौन लगाता है? स्टेट. तो पूरे इंडिया में कितने इनकम टैक्स एक्ट है? एक. पूरे इंडिया में कितने सेल्स टैक्स के एक्ट थे पहले? 31. मतलब जितने स्टेट्स, मैम 31 कैसे, वो उसका भी लॉजिक है, कुछ यूनियन टेरिटरीज है वो सब है. तो मैम कितने वैट के टैक्सेस एक्ट हुआ करते थे? जितने स्टेट्स उतने एक्ट. हर स्टेट अपने अपने हिसाब से करेगा.
इनकम टैक्स एक्ट एक इच, लेकिन सेल्स टैक्स एक्ट कितने थे? अलग 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 अलग। क्यों अलग अलग? हर स्टेट अपने हिसाब से, हर स्टेट अपने हिसाब से। समझ में आ गया? यस, सो आज का लेक्चर वाज ओके? एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग? सो संडे एवरीबडी, ऑल द टीचर्स हैव टोल्ड ऑफ ना? हाँ, तो कल कोई क्लास नहीं होगी, आप संडे एंजॉय कर लो एंड देन मंडे वी विल कंटिन्यू एंड मीट, चलेगा? तो मंडे आई विल प्रोसीड इवन मोर कि बैकग्राउंड ये राजाओं के जमाने से लगाया गया था वगैरह वगैरह, इनकम क्या होता है उस पर फोकस करूंगी। अब मंडे से एक्चुअली मेरा फोकस कहाँ पे शिफ्ट होगा? इनकम टैक्स पे। देन आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इनकम, इनकम के सोर्सेज क्या है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई बैंक में एफडी रखता है, इंटरेस्ट कमाता है, कोई डिविडेंड कमाता है, कोई शेयर की ट्रेडिंग करता है। तो ये मैं डिस्कशन कब करूंगी? मंडे को। तो मंडे को मेरा फोकस अभी किस पे होने वाला है? इनकम टैक्स पे। इज दैट क्लियर? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, बेटा किसी को कोई डाउट है? आपको किसी को कोई डाउट है? पक्का? No doubt? Yes, so enjoy your weekend tomorrow, enjoy your Sunday. See you on Monday. Thank you. Bye. Okay, so live streaming students, bye bye.